Assalamu alaikum everyone. Welcome to the very first episode of Case by Case. I'm your host Waleed Mir, and Case by Case is what we hope to be a regular series of podcasts. इस पॉडकास्ट में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ बिफोर वी स्टार्ट कि इस पॉडकास्ट में वी इंटेंड टू डिस्कस literally everything there is under the sun. But we intend to take a lawyer's perspective of every topic that we discuss. And first such topic for today's episode is tax. और इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स के प्रैक्टिशनर हमज़ा सरवर. अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम वलीद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हमज़ा. सर वेलकम. हमने इकट्ठे LLB शुरू किया था बिल्कुल 2013-14 में, आई बिलीव. 14 में. और हेयर वी आर राइट नाउ आफ्टर 9 years. अच्छा, मुझे ये बात बताएं, हम जब LLB कर रहे थे ना तो अक्सर टीचर्स हमें कहते थे, और ये बड़ी ज़्यादा सुनने को मिलती थी हमें बात, कि आपकी क्लाइंटेल जो है ना वो आप नहीं डिसाइड करते, वो आपका क्लाइंट डिसाइड करता है. आपको पहला क्लाइंट मिल गया सिविल का, आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, आप सिविल के वकील बन जाएंगे. आपको क्रिमिनल का मिल गया, क्रिमिनल का. लेकिन दिस वाज नॉट द केस फॉर यू. आप यू वर ऑल सेट पहले से कि मैंने क्या प्रैक्टिस करना है. मैट्रिक से पता था कि मैंने क्या. 9th क्लास में था. आई यूज्ड टू टेल माय टीचर, जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ता था, आई यूज्ड टू टेल हिम कि मैंने लॉयर बनना है और मैंने टैक्स की प्रैक्टिस करनी है. उसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ अपना. बेसिकली मेरे फादर ही यूज्ड टू वर्क इन FPR और वो लास्ट रिटायर हुए हैं असिस्टेंट कमिश्नर. तो मैं बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979, 2001, ये चीज़ें मैं देखता आ रहा हूँ. ऑडिट, असेसमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स, वेल्थ स्टेटमेंट्स, ये सारी प्रोसीडिंग्स, ऑर्डर्स, ये सब मैंने देखे हुए हैं, अपने फादर को करते हुए देखा हुआ है. तो मतलब मेरे आई हैड अ बैकग्राउंड इन टैक्स. तो आई वाज वेरी श्योर कि मैंने काम भी यही करना है, मेरा इंटरेस्ट भी इसी में था. तो और मैंने कभी चेंज ही नहीं किया इस चीज़ को, ना मैंने कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश की है. ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी फील्ड्स में काम नहीं किया, बाकी फील्ड्स मैंने एक्सप्लोर की हैं, लेकिन मेरा दिल लगा टैक्स में, क्योंकि मुझे वो समझ अच्छे तरीके से आ रहा था, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था. और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी अप्रोच अभी है, दैट इज़ फार बेटर दैन मोस्ट ऑफ द पीपल. और मतलब आई थिंक आई अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल. एंड दैट इज़ द ओनली थिंग यू प्रैक्टिस राइट नाउ. आपके ऑफिस में क्लाइंट होगा तो टैक्स का होगा. इसके अलावा कोई केस मुझे एक्साइट ही नहीं करता. इसके अलावा कोई प्रैक्टिस मुझे एक्साइट ही नहीं करती. मुझे जहाँ पे टैक्स की आप कहीं पे दूर दो बंदे खड़े होकर बात भी कर रहे हो ना, तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं. तो मैं, ये एक होता है, ये मेरा पैशन है, ये तो मैं उसको परसू कर रहा हूँ और मेरा उसी में मतलब आई फील अलाइव व्हाइल डूइंग इट. तो फिर मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपके पास प्रॉब्लम्स जो हैं क्लाइंट्स किस तरह के लेके आते हैं, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर टैक्स देना किसी को पसंद नहीं है. सर देखें, सबसे पहली बात ये है कि लोगों को, अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में लोगों को बेसिक जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस नहीं दी जाती. होता ये है कि लोगों को ये ज़रूर बताया जाता है कि जी आपकी सालाना गोशवारा जमा कराने की डेट आ गई है, उसको जमा करवाएं और टाइमली जमा करवाएं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को बताया नहीं जाता कि आपने उसमें करना क्या है. एक बेसिक, आप टैक्स हर बंदे से रिलेटेड है, एक रेडी वाले से भी रिलेटेड है, एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट पर्सन से भी रिलेटेड है, एक कंपनी से भी रिलेटेड है. टैक्स हम सब की ज़िंदगी का पार्ट है. लिविंग इन अ कंट्री, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें ये हमारी लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट है. तो बेसिकली मेरे ख्याल में तो एक बाकायदा TV पे एक इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए जो आप और मैं आज हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं प्राइवेटली. ये गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए, जिससे लोगों को बेसिक अवेयरनेस दी जाए कि टैक्स से घबराना नहीं है. आपने टैक्स ऑफिशियल्स आपके दुश्मन नहीं है. और फिर मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, LLB कर लिया, मास्टर्स कर लिया, कहीं पे भी ये नहीं बताया कि टैक्स होता क्या है और आपने देना कैसे है. ये हाउ डू यू कैलकुलेट योर इनकम. आपने एक बात की थी ना यूनिवर्सिटी के बारे में कि हमें यूनिवर्सिटी में टीचर्स ये बताते रहे. खैर यूनिवर्सिटी में तो ज़ाहिर है इतना हमें भी इतना एक्सपोजर नहीं था, हम फील्ड में नहीं गए थे. वी वर न्यू टू द फील्ड और हमें ये सब इतना एक्सपोजर नहीं था. हमें नहीं पता था कि एक्चुअली हाउ थिंग्स वर्क. लेकिन जब मैं फील्ड में आया और जब मैंने अपने टीचर्स को देखा, तो मोस्ट ऑफ देम दे वर नॉट वेरी सक्सेसफुल इन देयर प्रोफेशनल लाइफ.
तो हमें जो बेसिकली एडवाइस मिल रही थी ड्यूरिंग आवर एजुकेशन, वो उन लोगों की तरफ से मिल रही थी जो मेरे ख्याल से, मैं नो ऑफेंस टू द टीचर्स, वो मैं उनका एहतराम करता हूँ और आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमें पढ़ाया और हमें जो कुछ भी सिखाया उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। बट मेरे ख्याल से टीचर उस बंदे को होना चाहिए हु इज़ सक्सेसफुल इन हिज प्रोफेशनल लाइफ, पिनेकल ऑफ दैट स्पेसिफिक सर एग्जैक्टली। उसके बगैर आप एक स्टूडेंट को कैसे तैयार कर सकते हैं? और हमारा अनफॉर्चुनेटली सिस्टम इस टाइप का बन गया है कि जो काबिल लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, वो इस प्रोफेशन में जाते नहीं हैं, टीचिंग के प्रोफेशन में। वो इसको थोड़ा ज़रा ऐसे समझते हैं कि यार ये बड़ा लो अर्निंग प्रोफेशन है। खैर लो अर्निंग प्रोफेशन हो, मैं तो, आप मेरी बात करें तो मैं तो, अगर मुझे कोई कहीं से ऑफ़र होगी तो मैं तो प्रो बोनो भी पढ़ाऊँगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग स्टूडेंट्स कि यार प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ें काम आएंगी, सो दैट पीपल डोंट मिस आउट ऑन व्हाट वी मिस्ड आउट। एग्जैक्टली। हमें तो बेसिकली ये सिविल क्रिमिनल में, और ये जो बात बताई गई थी ना कि आपके क्लाइंट्स आपको डिसाइड करते हैं कि आपने प्रैक्टिस किस एरिया में करनी है, ये बहुत गलत बात है। मैं अपने केस से अपनी एग्जांपल आप लोगों के सामने रख के, आपके सामने रख के ये बात करता हूँ कि मैंने टैक्स यूज़ किया, पहले दिन से टैक्स यूज़ किया, मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं था पहले दिन। मुझे ये फिर समझाएं, मूविंग आवर डिस्कशन फॉरवर्ड टुवर्ड्स द टॉपिक, व्हाई डू वी हैव टू पे टैक्सेस? सर सबसे पहली बात यह है कि जिस सिस्टम में हम रहते हैं, मैं एक ले मैन लैंग्वेज में बात करूंगा ताकि ये, क्योंकि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है, कॉमन है कि मैं चाहता हूँ हर बंदा इस चीज़ को समझे। बेसिकली टैक्स हमने देना होता है सो दैट जो हम एक जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, उसके कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं, उन्होंने कुछ हमें सर्विसेज देनी है, हमारा ख्याल रखना है। स्टेट हैज़ टू इंश्योर आवर राइट्स और बेसिकली टू रन द होल सिस्टम। अब वो होल सिस्टम जो है वो बेसिकली पैसों पे चलता है, और बीइंग अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री हमें कंट्रीब्यूट करना होता है हर बंदे को। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, हर बंदे को नहीं। लो अर्निंग जो बंदे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पाते, उनके ऊपर नहीं है। एक डिबेट ये भी है कि इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यू गिव सर्टेन राइट्स टू द स्टेट। बिल्कुल है, हम अपने राइट्स दे देते हैं स्टेट को, स्टेट हमारे बिहाफ पे राइट्स, जिस तरह एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि राइट टू रिवेंज है एक। लेट्स जस्ट से कि मेरे साथ किसी बंदे ने आई फॉर एन आई का जो जिस तरह कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरी किसी ने आँख को अगर नुकसान दिया तो आई हैव अ राइट कि मैं भी उसकी आँख को नुकसान दे सकूँ। लेकिन हम ये नहीं करते। हम ये अपनी जो हमारा राइट है ना, हम स्टेट को सरेंडर कर देते हैं। बदले में हम स्टेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप देखें ना, जिस तरह अगर मैं आपके ऊपर अगर कोई राइट रिलाई कर रहा हूँ कि आप मेरी जगह मेरा बदला लेंगे, तो आप अगर नहीं लेते तो वो राइट एक्सरसाइज करने के लिए खर्चा होगा, खर्चा भी होगा, पैसे भी चाहिए, सिस्टम को रन करने के लिए पैसे चाहिए। ज़ाहिर है स्टेट अगर एक जगह बैठी है तो उन्होंने भी तो कुछ, मतलब स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर्स चलाने हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस चलानी है, डिपार्टमेंट्स चलाने हैं, बहुत बड़ा सिस्टम है उसको, और वो सिटीजंस के लिए ही करना है। और वो इनफैक्ट देखें, बात ये है कि द मनी वी आर गिविंग इज कमिंग बैक टू अस। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इज इट रियली कमिंग बैक टू अस? इट्स नॉट, इट्स अ डिफरेंट डिबेट, बट बात ये है कि इट इज सपोज्ड टू कम बैक टू अस। दैट इज द कॉन्सेप्ट। हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट लोगों में क्यों नहीं है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखें, हमारा मुल्क चल रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो एक लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो जो इंसान खुद अपने हाथ से नहीं पे करता, उससे काट लिए जाते हैं। जिस तरह लेट से आप सिगरेट लेते हैं, माचिस की डब्बी लेते हैं, आप चीनी लेते हैं, आटा लेते हैं, किसी भी चीज़, कोई भी कमोडिटी है, टैक्सेबल कमोडिटी है, उस पर आप सेल्स टैक्स दे देते हैं। वो सेल्स टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को जा रहा है। तो एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा पॉज करें। यहाँ पे जो हम फिर अक्सर टॉक शोज पे सुनते हैं कि 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ 18 लाख के 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। दिस इज नॉट ट्रू सर, दिस इज नॉट ट्रू। पूरी आवाम टैक्स देती है। सर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस एक डिफरेंट चीज़ है। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर पूरे हैं तो ये जो हमारा हाल है इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लेट हुए हुए हैं, ये हो ही ना। डायरेक्ट टैक्सेस, सर डायरेक्ट टैक्सेस के इनकम टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होता है जो आप खुद पे करते हैं अपनी इनकम पे, अपने एसेट्स पे, जिस तरह जो व्हाट्सएवर योर लॉ, आपका जो भी कानून कहता है आपके मुल्क का, उस तरीके से। बेसिकली हमारा सिस्टम इस तरह है कि होना ये चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस आपके मुल्क में हर बंदा फाइलर हो, बग़ैर NTN नंबर के आपके किसी बंदे को ना हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिले,
ना गाड़ी रजिस्टर कराने की उसको फैसिलिटी मिले, ना प्रॉपर्टी वो ओन कर सके, ना वो सेल कर सके, ना वो बेच सके। ये तो आप बहुत सारे लोगों के लिए मसला खड़ा सर देखें मसला, ये तो मसला खड़ा होगा तो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी ना। कब तक आप और हम जो लोग फाइलर हैं वो पिसते रहेंगे इसी बात में? हमारा ये तो जो सिस्टम करंटली पाकिस्तान में चल रहा है तो इंतहाई डिस्क्रिमिनेटरी है। मतलब उस बंदे का क्या कसूर है जिस बंदे ने कहा कि यार चलो ठीक है, मैं ऑनेस्टी से चलता हूँ, मैं अपना NTN बनवाता हूँ और मैं हर साल अपने गोशवारे जमा कराऊंगा और जो ड्यू टैक्स होगा मैं जमा करवाऊंगा। उसको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है कि उसके साथ वाला जो फाइलर ही नहीं है, जिसने कभी ज़िंदगी में NTN नहीं बनवाया, जिसने कभी कोई 1 रुपया टैक्स में नहीं दिया सिवाय इंडायरेक्ट टैक्सेस के, और अरबों रुपए कमा रहा है और टैक्स नहीं दे रहा। उसको वो जब मेरे साथ बैठेगा और मेरे पे हंसेगा कि यार मुझे भी वही सारी फैसिलिटीज़, अगर आप थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा लगा देते हो प्रॉपर्टी सेल के टाइम, प्रॉपर्टी परचेज के टाइम, गाड़ी लेते हुए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ मैं 50 दूंगा वहाँ मैं लाख भी दे सकता हूँ, वहाँ मैं 2 लाख भी दे सकता हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मैं जो इस चीज़ को आपकी बात से समझा हूँ, हमें लोगों को इनकरेज करने की ज़रूरत है कि वो डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा फाइल करें, लेकिन मुझे ये भी तो बताएं ना कि एनवायरनमेंट को हमने कंडूसिव बनाना है, हमने लोगों को इनकरेज करना है। अब एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी टैक्स फाइलिंग का सीज़न चल रहा है, मैं टैक्स फाइल करके निकलता हूँ एक ऑफिस से और साल की इनकम पे लेट सपोज मैंने लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए टैक्स जमा कराए, चलान लेके निकलूँ। अब मैं जा रहा हूँ नेशनल बैंक टैक्स जमा कराने, रास्ते में मुझे सरकारी नंबर प्लेट की लेक्सस LX 570 नज़र आ जाती है, जो कितने की गाड़ी होगी ये, अराउंड लाइक 6-7 करोड़ रुपए की गाड़ी, नॉर्थ ऑफ 5 करोड़। मैं आपको तो ये मैं जो टैक्स के पैसे दे रहा हूँ वो कोई मिनिस्टर, कोई ब्यूरोक्रेट मेरे पैसों से, क्या ज़रूरत है इतनी महंगी गाड़ी, इतने एक्सपेंडिचर की क्या ज़रूरत है? और फिर वो बंदा मेरे ऊपर ही बदमाशी भी झाड़ रहा है। बड़ा मज़े का टॉपिक आपने छेड़ा, मैं इस पर बताता हूँ। देखें, इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको गुस्सा आया, आपने देखी ना एलेक्स, आपने लैंड क्रूजर देखी, सब उसकी ग्रीन नंबर प्लेट लगी, मैंने G-Wagon भी देखी हुई है, देखी सरकारी नंबर प्लेट, मेरी बात इस्लामाबाद, आपने देखी? बिल्कुल। आपको गुस्सा आया? बिल्कुल आया। एक बंदा जो फाइलर ही नहीं है, जिसने कभी ज़िंदगी में टैक्स दिया ही नहीं, जिसके पास हाथ में चालान ही नहीं है, जिसने इनकम टैक्स ही नहीं जमा कराया, उसको क्यों गुस्सा आएगा? जिसको अवेयरनेस ही नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, मेरा टैक्स जा किस लिए रहा है, उसका पर्पस क्या है, उसने खर्च कहाँ होना है, उसको क्यों गुस्सा आएगा? आपके अकेले को गुस्सा आने से कभी भी सिस्टम नहीं बदल सकता। तो मैं भी फिर कोशिश यही करूंगा कम से कम टैक्स जमा कराऊं, मेरा टैक्स अगर अप्रोप्रिएट जगह पे नहीं लग रहा। देखें इसीलिए तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको एक ऐसी तूफान लाना पड़ेगा कि जिसमें आप एक दिन आप डेडलाइन देते हैं लोगों को 2 महीने की, कि यार 2 महीने का टाइम है, हर बंदा पाकिस्तान में, एक रेडी वाले से लेके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू द मोस्ट अर्निंग पर्सन इन पाकिस्तान, सब ने NTN बनवाए, अपना सब NTN बनवाए, टैक्स नेट में आ जाएं। आपके पास 2 महीने का टाइम है। आफ्टर 2 मंथ्स आपकी सिम्स ब्लॉक हो जाएंगी, आपकी मीटर कनेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, आपके जो नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं वो जब्त कर ली जाएंगी, गाड़ियाँ आपकी ट्रांसफ़र ब्लॉक हो जाएंगी, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, परचेज़ नहीं कर सकते, बेसिकली आपकी आइडेंटिटी गायब हो जाएगी विदाउट NTN। 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का दे दें, मैं कहता हूँ 6 महीने का दे दें, कोई स्टेप तो लेना है यार। मुझे लेकिन ये बताएं, मैं कोई भी सोसाइटी में क्राइम करता हूँ, मैं सिग्नल तोड़ता हूँ, उसकी भी पनिशमेंट है। जी। मैं हीनस क्राइम करता हूँ, मर्डर का, उसकी भी पनिशमेंट बिल्कुल है। मैं टैक्स नहीं पे कर रहा, उसकी कोई पनिशमेंट है इस मुल्क में? सर बिल्कुल पनिशमेंट है। आपका कानून कोई पनिशमेंट प्रोवाइड करता है? आपका जो टैक्सेस को रेगुलेट करता है ना, डायरेक्ट टैक्सेस को, इनकम टैक्स को, वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है। उसमें सेक्शन 182 में हर तरह की पेनल्टीज दी गई हैं। जो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करेगा उसकी पेनल्टी, जो बंदा फाइलर नहीं होगा उसकी पेनल्टी, जो बंदा एसेट्स कंसील करेगा किस तरह की पेनल्टी? सर मॉनेटरी पेनल्टीज भी हैं। उसके बाद अगर फिर बंदा एसेट कंसीलमेंट की तरफ जाता है तो उसका स्पेशल जज ट्रायल करेगा, ही इज़ लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट। सर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। आप वर्ल्ड वाइड देखें ना, पाकिस्तान इंडिया को छोड़ दें, इम्प्लीमेंटेशन को हम छोड़ देते हैं, आपके पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन सिस्टम इज देयर सर, सिस्टम इज देयर, द होल सिस्टम इज देयर। आपकी पनिशमेंट्स यहाँ पे हैं, आपका पूरा मैकेनिज्म आपको दिया हुआ है, हर चीज़ दी हुई है, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। देखें, एक इंसान में एक सीधी सी बात करता हूँ, एक इंसान जब बड़ा होता है, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से निकलता है, तो पहला सोर्स, पहला थॉट उसका क्या होता है? यार मैं कमाई शुरू करूँ, कहीं से पैसे लाऊं, मैं अपना रेवेन्यू स्ट्रीम सीधा करूँ। तो एक पाकिस्तान को अगर आप एक इंडिविजुअल बंदे की तरह लें तो पाकिस्तान को पहले ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी कमाई सीधी करूँ या मैं अपने खर्चे सीधे करूँ।
सर सबसे पहले रेवेन्यू स्ट्रीम के ऊपर देखना होता है। बिजली के बिल देने हैं, रेंट आपने देना है, घर की ग्रोसरी आपने करनी है, ये वो एक्सपेंसेस हैं जिनको आप कट डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। इनको कट डाउन नहीं कर सकते तो फिर आप अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम की तरफ देखें, उसको तो इंश्योर करें कि यार वो तो ठीक हो, जितना रेवेन्यू मैं कमा सकता हूँ वो तो कमाऊँ ना। तो हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। होता क्या है, टेम्परेरी, सिर्फ आपको एक और बहुत अजीब सी प्रैक्टिस भी मैं बता देता हूँ। FBR वालों की ये प्रैक्टिस है कि लेट्स से 31 जून को अगर क्लोज़ होना है ना टैक्स ईयर तो वो क्या करते हैं, 1 जून से काम शुरू करते हैं। जितने पुराने केसेस टाइम बार हो रहे होते हैं सबको नोटिस आए बाएं विदाउट एनी लॉजिक। सर विदाउट एनी लॉजिक आपने डिक्लेयर किए, मैंने और आपके पास तो आते होंगे। सर मेरे पास केसेस ये आते हैं, मैं थक गया हूँ इस तरह के केसेस करते करते। मैं कहता हूँ यार कोई जेन्युइन किस्म का कोई केस लाओ यार, कोई मतलब कोई जेन्युइन किसी बंदे के ऊपर कोई टैक्स बनता भी हो, हम जमा कराएं टैक्स। और आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, मेरे पास कोई बंदा आता है, अगर वो मुझे ये फील हो जाए ना कि यार इसका ये ड्यू टैक्स था, पे करना था, मैं उसे पे करवाता हूँ। मैं उसको ये नहीं कहता कि टैक्स आपने नहीं पे करना और आप जा सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपने जो की है, मुझे बताएं कि इलॉजिकल किस्म के नोटिस आना शुरू हो जाते हैं। मैं टेक माय केस फॉर एन एग्जांपल, मुझे 2 जून को एक नोटिस आता है कि आपके ऊपर जी 5 करोड़ रुपए टैक्स है। इस तरह के भी आते होंगे आपके पास करोड़ 50 लाख करोड़। अब इजी होता है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मेरे लिए इसमें वे आउट क्या है? क्या मुझे कोई जस्टिस की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? सर देखिए, आपका अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपकी जो एक्सपेक्टेशन है जस्टिस की, वो तभी मिल सकती है जब आप एक अच्छे लॉयर के पास जाएंगे, ठीक है। ये अनफॉर्चुनेट बिटर ट्रूथ है ये, लेकिन है। गिफ्ट पे टैक्स नहीं बनता सर। गिफ्ट पे क्यों टैक्स बनता है? हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में गिफ्ट पे टैक्स नहीं बनता अगर उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। You have to prove it. सर देखिए, आपको बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन्स करनी है ना। आपका जो टैक्स जो लॉ है वो कहता है आपने सारी ट्रांजेक्शन्स बैंक टू बैंक करनी है। यहाँ पे लोग, हमारी सारी कैश इकॉनमी है, यहाँ पे तो अरबों की डीलें कैश में हो रही हैं। खैर इस चीज़ को कटेल करने के लिए उन्होंने कहा कि आप बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करें, ताकि एटलीस्ट FBR वेरीफाई तो कर सके ना कि यार ये वाकई गिफ्ट था या कैमोफ्लेज किया गया एक चीज़ को। थोड़ा सा कमिंग बैक टू अनजस्ट टैक्स डिमांड, मुझे लग के आ गई। अब लॉयर भी कर लिया, मेरे पास कोई फोरम है, मैं अपील करूँ, मैं आगे कहाँ जाऊँ? देखें किस तरह मैं अपनी लीगल बैटल किस तरह लड़ूंगा? घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराना नहीं है आपने, सबसे पहली बात, ठीक है। देखें, वो टैक्स आपने 30 जून का इंतज़ार करना है, उनके रेवेन्यू में काउंट होके आगे चला जाएगा। 30 जून को छोड़ें, साल के किसी और टाइम पे आ गया, मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए, आपको टैक्स जून में ही लगेगा मेजरली, ये भी मैं आपको बता दूं, जून के अलावा नहीं लगेगा। हमारे पास होता है, देखें हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हमें पता है कि जैसे ही जून आता है नोटिस आना शुरू हो जाते हैं, ऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। 5 साल FBR सोया रहता है। अब आज इस दफ़ा जून में, ये जो अभी कमिंग जून आ रहा है नेक्स्ट ईयर का, इसमें 2018 के नोटिस आना शुरू हो जाएंगे सबको। ये बात तो जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको, वो भी इस बात को वेरीफाई करेंगे। ये हर साल 5 साल पहले का नोटिस आ जाता है, क्योंकि एक्चुअली बाय लॉ वो साल टाइम बार्ड होने वाला होता है। 30 जून के बाद आपको FBR 2018 का नहीं पूछ सकता। ये बड़ा एक बेसिक नॉलेज है, ये मेरे ख्याल है सब लोगों को होना चाहिए। और मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू ये देना चाहता हूँ। 5 साल से पहले का रिकॉर्ड मेरे से नहीं। FBR अगर आप फाइलर हैं और आप रेगुलरली अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, तो FBR आपसे 5 साल के बाद, आप 6 साल समझ लें, उसके बाद आपका रिकॉर्ड आपसे उस डिक्लेरेशन के बारे में नहीं पूछ सकता, ठीक है। वो पीरियड टाइम बार हो जाता है, ठीक है। 5 साल बहुत है। आप पूछे ना FBR क्या कर रहा है, ये 48 लाख जो टोटल नंबर ऑफ फाइलर्स हैं उनको भी स्क्रूटनाइज नहीं कर पा रहा। अच्छा, बेसिकली देखें, जब आपको टैक्स लग जाता है तो उसका पहला फॉर्म होता है कमिश्नर अपील्स। कमिश्नर अपील्स FBR के अंदर ही एक उनका कमिश्नर होता है, जिसको उन्होंने थोड़ा सा साइड पे किया होता है कि आपने टैक्स पेयर्स की अपील सुननी है। जिनको डिपार्टमेंट ने टैक्स लगा दिया है ये थोड़ा फनी नहीं है? मैं जिसके खिलाफ केस लेके जा रहा हूँ वही मेरा केस सुन रहा है। सर हर साल ये रिकमेंडेशन हमारी बार एसोसिएशन की तरफ से जाती है बजट में कि, और क्लियरली अभी तक एक्सेप्ट तो नहीं हुई। सर नहीं हुई भी सर, ये एक इनकी इंटरनल वो है। तो वहाँ से तो मैं अपने हक में फैसला ना एक्सपेक्ट करूँ। सर ना करें आप एक्सपेक्ट, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ बहुत जो बिल्कुल प्राइमा फेशी केसेस, बिल्कुल अपेरेंट केसेस हैं कि बंदा अच्छा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है हर जगह पे ऐसा नहीं। कमिश्नर हमारे मोस्टली काम, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कमिश्नर अपील से करवा लेता हूँ। बहुत मेजर रेवेन्यूज इन्वॉल्व होते हैं जिनमें वो काम ऊपर जाते हैं, लेकिन कमिश्नर अपील्स एक बाय डिफ़ॉल्ट एक FBR का बंदा है।
वो अदारे के हक में बाय डिफ़ॉल्ट अदारे के खिलाफ कैसे जाएगा? अगर वो जाता भी तो उसको प्रेशराइज किया जाता है ऊपर। अच्छा, देन अगेन अगर आपका कमिश्नर अपील आपकी बात नहीं सुनता, आपकी टैक्स डिमांड को वो कंफर्म कर देता है, तो उसके बाद आपके पास फॉरम है अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू, जिसे हम कहते हैं ATIR। आप कमिश्नर अपील ने जो आपका ऑर्डर कंफर्म किया है, उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करते हैं। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल की एक अच्छी बात ये है कि वो एक आउटसाइड द डिपार्टमेंट एक फॉरम है जहाँ पे आपकी बात सुनी जाती है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में उसके बेंच पे कौन कौन बैठता है? बेसिकली अपीलेट ट्रिब्यूनल के बेंच में 2 लोग होते हैं। एक डेपुटेशन पे आया हुआ अकाउंटेंट मेंबर होता है फ्रॉम FBR। अच्छा, वो FBR का होता सर है? वो होता है, लेकिन उसके साथ एक होता है जुडिशियल मेंबर। वो लीगल जी, एक लीगल फ्रेटर्निटी से बंदा आया होता है। बेसिकली ही इज़ उसकी कैपेबिलिटी इतनी होती है, ही इज़ क्वालिफाइड एज फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट और हु हैज़ बीन अ जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी वहाँ पे ATIR में आप थोड़ा कंट्रोल, सर थोड़ा कंट्रोल होता है, प्लस इट इज़ आउटसाइड द हायरार्की ऑफ द डिपार्टमेंट, तो आपको वहाँ से इंसाफ मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगर वहाँ से भी नहीं होता, ऐसा कोई अगर जेन्युइन केस होना, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ATIR तक भी जाता है, वो आपका काम पहले ही हो जाता है, कमिश्नर अपील से ही हो जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली ATIR से हो जाता है, कि जहाँ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर सम रीजंस कुड नॉट करेक्टली इंटरप्रेट द लॉ, और आपके नज़रिए में वो बाय सपोर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और प्रेसिडेंट्स वो उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, तो फिर आप वो क्वेश्चन फ्रेम करके आप रेफरेंस फाइल करते हैं इन हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट बेसिकली आपका जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है उसको आंसर करता है, एंड इन व्यू ऑफ दैट आपकी जो रेफरेंस है आपका वो डिसाइड होता है वेदर इट इज़ मेंटेनेबल और नॉट। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली उसका इफेक्ट ये होता है कि अगर वो आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ ठीक है और लॉ करेक्टली अप्लाई नहीं हुआ तो वो वहाँ से उसको अनल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, सेट असाइड हो जाता है। ठीक है, इन द फेवर ऑफ डिपार्टमेंट या एप्लीकेंट। टू कट इट शॉर्ट, अगर मेरे ऊपर गलत टैक्स लग के भी आ जाता है, आई डू हैव फॉरम्स ऑफ सर आपके पास बेतहाशा फॉरम्स है, अगर आप गिने तो कमिश्नर, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यू हैव 4 फॉरम्स टू फाइट इट। उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, वो एक कॉमन नॉलेज नहीं है वो मतलब। और किस तरह के तरीके हैं सर? बहुत सारे तरीके हैं। रेक्टिफिकेशन है, आप एक असेसिंग ऑफिसर को रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन दे देते हैं कि जिस तरह आप एक सिंपल केस है, आपको गिफ्ट मिला हुआ है, वालिद साहब की तरफ से मिला हुआ है और आपने थ्रू बैंक लिया हुआ है, आपकी नज़र से मिस हो गया, तो आप अपने ऑर्डर काइंडली रेक्टिफाई कर लें, बिकॉज दिस इज़ अ मिस्टेक अपीयरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। दिस इज कॉमन प्रैक्टिस, ये हो जाता है सर। ये रेक्टिफिकेशन नहीं होती इतनी, क्योंकि ज़ाहिर है फिर अपने ही ऑर्डर के ख़िलाफ़ अगर किसी ऑफिसर ने जाना है तो वो आपको पता है थोड़ा ज़रा ईगो का मसला भी हो जाता है, लेकिन वो इस तरीके से इतना नहीं होता। लेकिन रेमेडीज़ हैं, देयर आर रेमेडीज़। मुझे ये जो हम बड़ी रूटीन में ना, जब भी न्यूज़ चैनल ऑन करो तो चंद अल्फाज सुनते हैं हम, टैक्स रिटर्न, टैक्स नेट, फाइलर, नॉन फाइलर, ऐसे ही। ये टैक्स रिटर्न फाइल करनी है जी, 30 जून आ गई, 30 सितंबर आ गई, मैंने रिटर्न फाइल करनी है, इसका क्या मतलब होता है? देखें जी, बेसिकली ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना के हमारी आवाम को पेश किया गया है टैक्स रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट, ना कभी किसी को कुछ बताया गया है कि ये है क्या, इसमें होता क्या है, कैसे करना है। बेसिकली एक आम अल्फाज में मैं आपको समझा दूँ, एक कागज़ का टुकड़ा है, आप उसको एज अ कागज़ का टुकड़ा ले लें, उस पर आपने 3 चीज़ें बतानी है सिर्फ आम अल्फाज में। एक बताना है आपने कितना कमाया, यानी कि आपकी इनकम, ठीक है। एक आपने बताना है कि कितना खर्च किया, यानी कि आपका एक्सपेंस, और तीसरी चीज़ जो आपने बतानी है कि जी कितना बच गया, वो आपके आ गए एसेट्स। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ये हर बंदा अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कर सकता है। हर बंदे को ये पता होता है कि उसने एक साल में कितना कमाया हुआ है। हमारे पास बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, हमारे पास वैसे लेजर होते हैं, रसीदें होती हैं, हर चीज़ से हमें ये आइडिया हो जाता है कि अगर हमने साल में 12 लाख कमाया है, 13 लाख कमाया है, 20 लाख कमाया है, 6 लाख कमाया है, 8 लाख कमाया है, ये बात हर किसी को पता होती है। हमने टैक्स रिटर्न गोशवारे जमा कराने कैसे हैं, हमने सीधा जाना है, या तो आप ख़ुद आईआरएस की प्रोफाइल पे जाएं, उन्होंने अब बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दी है हर बंदे के लिए। कोई अगर चाहे तो ख़ुद भी रिटर्न फाइल कर सकता है, चाहे तो अगर कोई उसको इस बात से कंफर्टेबल नहीं है कि वो खुद करे तो किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास भी जा सकता है। मेरे नज़दीक एक आम आदमी जो कि महीने की फिक्स्ड 50-60 हज़ार रुपये सैलरी कमा रहा है और उसकी कोई इनकम नहीं है, उस बंदे के लिए तो यार खुद ही वो उसको टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल होना चाहिए। इसमें तो कुछ मुश्किल होना नहीं चाहिए। सबसे आसान है,
50,000 रुपये अगर किसी की सैलरी है तो उसकी साल की सालाना इनकम बनी 6 लाख रुपए। बिल्कुल 6 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, तो उसने रिटर्न कैसे फाइल करनी है? चलो अगर टैक्स बनता भी है तो उसके लिए सिंपलीफाइड, हाँ, वो अगर आपकी रिटर्न आपको टैक्स कैलकुलेट करके खुद ही बता देगी। अगर आपके 4-5 बिजनेसेस हैं, 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, तो ठीक है, आपका इनकम भी कॉम्प्लेक्स होगी, आपके एक्सपेंसेस भी कॉम्प्लेक्स होंगे, आप कंसल्टेंट कर। लेकिन एक आम आदमी जो कि नॉमिनल टैक्सेबल अमाउंट उसकी इनकम है, उसको खुद करने के काबिल होना चाहिए। और ऐसे ही है अभी करंटली, अब कोई भी कर सकता है। बात ऐसी है कि जो बंदा जीरो कमा रहा है वो भी अपनी टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकता है, जो बंदा करोड़ों कमा रहा है कर वो भी खुद सकता है। ऐसा नहीं है कि कानून में कोई ममानियत है कि नहीं कर सकता, और नहीं कर सकता तो करना आना चाहिए। लोग प्रेफर करते हैं कि अगर मैं 10 करोड़ रुपए साल के कमा रहा हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ यार मेरा जो ये टैक्सेस वाला मैटर है ये कोई अच्छा कंसल्टेंट, कोई लॉयर ऐसा हैंडल करे कि मुझे बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। जिस बंदे की सैलरी 50,000 रुपये है, जिसने साल का 6 लाख रुपए कमाना है, वो अपनी रिटर्न खुद भी फाइल कर सकता है। वो सीधा जाएगा, रिटर्न में एक एक चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, बल्कि अब तो उर्दू में भी लिखी हुई है। आप प्रोफाइल पे जाके लॉगिन करें, रिटर्न का खोलें, सिंप्लीफाइड फॉर्म खोलें, उसमें जाके आप अपनी सैलरी रिपोर्ट करें 6 लाख। आप बताएं जी 6 लाख में से 5 मैंने खर्च कर लिया साल में, लाख मेरे पास पड़ा है, वही कैश जो आपके घर पे लाख रुपए पड़ा है वही आप डिक्लेयर कर देंगे लाख रुपए। और इस चीज़ को हम कहते हैं टैक्स रिटर्न, इसको गोशवारे कहते हैं। और ये अच्छा, ये जो बंदा बता रहा है सरकार को, उसको हम कहते हैं फाइलर, और जो नहीं बता रहा उसको कहते हैं नॉन फाइलर। सर बिल्कुल ये बात है, नॉन फाइलर इस मुल्क में ज़्यादा खुश है, बेसिकली होना नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बेसिकली नॉन फाइलर और फाइलर की कैटेगरी में, फाइलर की कैटेगरी में वो बंदा शामिल है जो FBR के साथ रजिस्टर्ड है, टैक्स नेट यानी कि टैक्स दायरा कार, जिसके अंदर, जिसका मतलब ये है कि एक दायरा बना हुआ उसके अंदर किस कौन कौन सा बंदा शामिल है। हर वो बंदा जिसने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है FBR के साथ, नेशनल टैक्स नंबर NTN लिया हुआ है, उसको हम कहते हैं फाइलर। जो बंदा जिसने NTN लिया हुआ है और रिटर्न्स फाइल कर रहा है हर साल ड्यू डेट से पहले। नॉन फाइलर कैटेगरी में आता है दो तरह के लोग, एक वो जिन्होंने NTN लिया हुआ है लेकिन टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, दूसरे तरह के लोग वो हैं जिन्होंने NTN ही नहीं लिया हुआ, सिरे से लिया से मुराद के रजिस्टर ही नहीं किया हुआ, वो उन्होंने NTN बनवाया ही नहीं, अपना रजिस्टर ही नहीं किया, उनके पास नेशनल टैक्स नंबर है ही नहीं, वो भी नॉन फाइलर की कैटेगरी में आते हैं। ये वाइड कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में चलता है, वरना दुनिया में इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता। पाकिस्तान में नॉन फाइलर्स होते हैं इस तरह। और आपको सर हम वैसे कोई भी चीज़ कंपेयर करते हैं, हम छलांग लगा के एकदम अमेरिका चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, सर वहाँ पे नॉन फाइलर होते हैं। सर यही लोग हमारे जब यहाँ पे बैठते हैं ना तो यहाँ पे इस तरह की शिकायतें करते हैं, जी हमारे नॉन फाइलर ये है तो फाइलर हम हैं तो हमें मिल क्या रहा है, ये क्या रहा है, टैक्स इन्होंने देना नहीं है, टैक्स लोग देते नहीं हैं। यही लोग जब US जाते हैं तो वहाँ पे जाके उनका 50% टैक्स भरते हैं, हर तरह का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं, उनका फेडरल टैक्स भरते हैं, उनका स्टेट का टैक्स भरते हैं, इनको थोड़ी सी इनकम मिल जाती है वहाँ से। मेरे ख्याल से कोई लगभग जाके इनके टैक्सेस डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट टैक्सेस हैं, लेकिन फेडरल इनका मेरे ख्याल है 37-38% तक लेकिन जाता हमजा है। इस चीज़ को भी तो मद्देनज़र रखो ना कि अमेरिका में अगर कोई बंदा या UK में कोई बंदा टैक्स दे रहा है, उसको साफ सुथरी अच्छी बनी हुई सड़कें मिलती हैं, अस्पताल मिलते हैं, रिस्पेक्टेबल प्रेजेंटेबल एनवायरनमेंट के साथ। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमें मिलता है ये सब कुछ। सर एक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसका भी प्रॉपर नहीं, यहाँ पे हमें नहीं मिलता। सर नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं, इस क्यों चीज़ नहीं को मिलेगा एक्नॉलेज करने की सर, नहीं मिलता और मिलेगा भी नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, द रीज़न व्हाई। सर बात ये है कि जब आप टैक्स देंगे तो हुकूमत के पास पैसा आएगा तो आपको फैसिलिटी मिलेगी ना। अगर आप हर बंदा पाकिस्तान का टैक्स फाइलर है, NTN है और अपने गोशवारे जमा करा रहा है तो उसको नहीं मिलेगा, तो सारी अवाम जब सड़क पे निकलेगी तो हुकूमत को भी ये लाले पड़ जाएंगे कि यार ये क्या हो गया। अभी तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे तो लोग नहीं टैक्स देते और कहते हैं कि हम टैक्स देंगे तो हुकूमत चोरी कर लेगी। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, जो बंदा टैक्स देता है वो जाके प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा रहा है, और जो बंदा टैक्स नहीं देता वो उस बंदे के पैसों से जो टैक्स दे रहा है सरकारी अस्पताल में जाके इलाज करवा रहा है। ये यहाँ पे उल्टा काम हुआ हुआ है। देखें, अगर सब बंदे डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स, कमाई के ऊपर जो आपका टैक्स है वो सब टैक्स देंगे तो हर बंदा कहेगा यार मैंने टैक्स दिया हुआ तो मैं क्यों ना सरकारी अस्पताल से जाके इलाज कराऊँ, वहाँ की फैसिलिटी भी अच्छी है। जाहिर है जब पैसे ज़्यादा होंगे फैसिलिटी भी अच्छी होगी, लोगों को प्रॉपर पैसे मिलेंगे, फैसिलिटीज़ होंगी, चीज़ें मंगवाई जाएंगी, जदीद इक्विपमेंट होगा, हर तरह का इलाज होगा, हर तरह की अच्छी एजुकेशन होगी, स्कूल्स बेहतर होंगे, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ही बेहतर हो जाएगा। डोंट यू थिंक कि इस एंड पे गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारी है कि ट्रांसपेरेंसी इस्टेब्लिश करें? सर बिल्कुल, आवाम को इनकरेज करें, गवर्नमेंट को चाहिए अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो सबसे पहले, अगर हम, ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव टॉपिक है, गवर्नमेंट अपनी जो एक्सपेंडिचर्स है एक तो उसको ट्रांसपेरेंट करे,
कौन से पैसे कहाँ लग रहे हैं, ये एक पोर्टल बने, हर बंदे के एक्सेस में हो, या अखबार में शाया हो या न्यूज़ में इंडिपेंडेंट ऑडिट हो, जो भी हो, आसान अल्फाज में न्यूज़ चैनल पे बताया जाए कि जी इस महीने या इस साल या इस क्वार्टर में हमने इतने पैसे इस मद में यहाँ लगाए। ठीक है, जो बेसिक अयाशियाँ आवाम को नज़र आ रही हैं। देखिए मेरी बात सुने, एक लैंड क्रूज़र का क्या पर्पज़ है, सरकारी लैंड क्रूज़र का क्या पर्पज़ है, एक सरकारी LX 570 का, LX 600 का क्या पर्पज़ है। चलो प्राइम मिनिस्टर को हमने दे दी, कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर को भी अगर आपने देनी है ठीक है, बाहर से आपके आते हैं डेलीगेशंस, उनको सर प्रोटोकॉल देने के लिए, लेकिन हमारे सेक्रेटरीज, हमारे मिनिस्टर्स क्यों चलाते हैं? लोकल टोयोटा कंपनी फॉर्च्यूनर बना रही है ना, उसको बुलेट प्रूफ करके दे दें, प्राइम मिनिस्टर को दे दें, मिनिस्टर्स को दे दें, बस। उसके अलावा मेरे ज़ाती ख्याल से 1300 सीसी से गाड़ी ज़्यादा किसी के पास होनी ही नहीं चाहिए। लग्जरी गाड़ी का क्या काम है एक सरकारी ऑफिसर के पास जाने का? उसने कम्यूट करना है अपनी प्राइवेट गाड़ी पे, उसने जो अपने घर की सब्जी दाल लेकर आनी है और जो पानी की बोतलें भर भर के लानी है, वो सरकारी गाड़ी में भर के नहीं लानी, उसने अपनी प्राइवेट गाड़ी में भर के लानी है। सरकारी गाड़ी का जो फ्यूल है, सरकारी गाड़ी के जो जिस पैसे से ख़रीदी गई है, वो आपका और हमारा पैसा है। अब यही बात है कि जब देखें, जब सारे बंदे NTN बनवा लेंगे, हर साल गोशवारे जमा कराएंगे, जो 50,000 जो बंदा 7 लाख 8 लाख कमा रहा है, वो 5-10 हज़ार रुपये टैक्स देगा कम से कम उसको ये तो पता होगा ना कि यार मैं टैक्स दे रहा हूँ। फिर जब इंसान की नेचर है, जब भी पैसा इंसान कहीं देता है तो वो उस बारे में ज़रूर जांच पड़ताल करता है कि मेरा पैसा जा किस मद में रहा है। तो जब सारे बंदे टैक्स दे रहे होंगे, तो जब कोई गाड़ी सरकारी नंबर प्लेट के साथ कोई क्रूज़र अगर रात के टाइम मुनाल जा रहा है, एक बंदा 3 महीने बाद पैसे जमा करके और हुकूमत को टैक्स भी दे रहा है, तो वो वहाँ खड़ा हो जाएगा, वहाँ पे वो जाने नहीं देगा सर। वो वहाँ पे सारी अवाम खड़ी हो जाएगी, रास्ता रोक लेगी, कहेगी किधर जा रहे हो आप, और क्यों ये सरकारी गाड़ी इस टाइम रात के इस पैर, कौन सा सरकारी काम है जो आप करने जा रहे हो मुनाल? आपने जाना है भी बच्चों के साथ, आप जाओ अपनी प्राइवेट गाड़ी पे। और ये वाली बात तो ये कि जी हम काम भी तो करते हैं, सरकारी अफसर एक बात करते हैं कि जी हम काम भी तो करते हैं, ये करते हैं, वो काम फ्री नहीं करते, उसके पैसे लेते हैं, कम लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं। उनके सर पे बंदूक किसी ने नहीं रखी होती कि आप सरकारी नौकरी करो, आप प्राइवेट भी तो कर सकते हो ना। आप सरकारी नौकरी में आओ ही तब जब आप इस बात का तहैया कर लो कि मैंने मुल्क और कौम की खिदमत करनी है, ज़ाती मफाद के लिए नहीं आना सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी इज़ बेसिकली सर्विंग योर पीपल, सर्विंग योर नेशन, those people who are paying taxes. Sir, those people who are paying taxes. Actually, we need to set one thing straight. ऐसा नहीं है, जो हमने शुरू में बात की थी, ऐसा नहीं है कि 22 करोड़ अवाम में से सिर्फ 10 लाख टैक्सेस दे रहे हैं। 22 करोड़ अवाम में से 10 लाख लोग जो हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं। सेल्स टैक्स तो हर बंदा दे रहा है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे टैक्स हर बंदा दे रहा है, हर बंदे के पास ये राइट है कि they should be able to, they should hold the ministers and the governmental officials accountable. सर बात इतनी सी है कि आइडियली स्पीकिंग हमारा बेसिक रिलायंस होनी चाहिए डायरेक्ट टैक्स पे, इनडायरेक्ट टैक्स पे नहीं होनी चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स को मिनिमाइज किया जाए, डायरेक्ट टैक्सेस को मैक्सिमाइज किया जाए। इसकी क्या वजह है? सर बेसिकली डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो चंक में हर बंदा उठा के देता है, एक उसका कलेक्शन ज़्यादा होता है। डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम के ऊपर टैक्स जो साल के एंड में देते हैं। अगर आप अपने ऊपर देखें तो आप महीने में कुछ हज़ारों में टैक्स देते होंगे। वो भी टैक्स में एक पूरा चेन है कि जी आप जिस शॉप से ले रहे हैं, उसने जिस शॉप से लिया है उसने उसको देना है, उसने उसको देना है, फिर इवेंचुअली एंड। और ये इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा मुल्क में इसीलिए होता है क्योंकि लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं देते, तब नहीं चलेगा। तो यानी इसको मैं इन अल्फाज में अगर कहूँ, सादा अल्फाज में, जब तक अमीर नहीं देगा टैक्स तब तक गरीबों के बिलों में टैक्सेस लग के आते रहेंगे, पेट्रोल महंगा होता रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो हमारा एक टॉपिक चल रहा है, जो बिजली के बिलों पे इन्होंने इनकम टैक्स लगा दिया, जिसके ऊपर आवाम काफ़ी नाराज़ भी है और गुस्सा भी है। देखें, आवाम को बड़ी सिंपल सी बात है, ये मैंने जिस तरह गोशवारे का आपको बताया, सीधी सी बात है, गोशवारा जमा कराना इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। एक NTN बनाने से, गोशवारा जमा कराने से 1 दिन का आपका टाइम है, साल में 1 दिन निकालना है आपने सिर्फ गोशवारा जमा कराने के लिए। कोई मुसीबत की बात नहीं है। आपके पास अगर कहीं पे 5 मरले का प्लॉट है, गोशवारे में लिख दें, आपको डिक्लेरेशन पे टैक्स नहीं लगेगा, आपको टैक्स लगता है नॉन डिक्लेरेशन पे। हमारे यहाँ एक और भी बहुत बड़ी एक वो होती है कि जी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे तो हमें टैक्स लग जाएगा, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर्टी ना डिक्लेयर करेंगे तब टैक्स लगेगा, डिक्लेयर करने से टैक्स नहीं लगेगा। डिक्लेयर करने से आपकी बचत होगी। लोगों को ये बात नहीं पता, लोग छुपाते फिरते। आपका NTN नंबर हो, आप एक्टिव हो, आपके बिजली के बिल में इनकम टैक्स आना ही नहीं है। क्यों आएगा इनकम टैक्स?
आप सारे बंदे डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आएंगे। आप देखें, ये अब मैं इसको कंस्ट्रक्टिव साइड पे लेके जाता हूँ। तमाम हमारी आवाम FBR के साथ रजिस्टर्ड है, टैक्स के दायरे के अंदर है, जो थोड़ा बहुत टैक्स बनता है, ज़्यादा बनता है, थोड़ा बनता है, जितना भी बनता है दे रही है हर साल। सर जब इतना सारे लोग इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो सिस्टम बेहतर किसने करना है? लोगों ने करना है, आप और हमने करना है ना। जो हमारे जो हुकूमत है वो कोई बाहर से तो नहीं लोग आए हुए, आप और हम जैसे पाकिस्तानी है ना, और हम मिलके ही सिस्टम ठीक करेंगे। तो जब सारे बंदे ज़िम्मेदारी के साथ इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तो ये सिस्टम ठीक होगा। खाली फिंगर्स पॉइंट करने से सिस्टम नहीं ठीक होगा कि जी फलाना ऐसे कर रहा है, आपने टैक्स देना नहीं और आपने बस उंगली पॉइंट करनी है, जी हाँ जी वो तो सरकारी गाड़ी में मेरे पैसों से पेट्रोल डाल के और मेरे पैसों से वो लेके जा रहा है। तो ये इस तरह सिस्टम ठीक नहीं होगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ ज़रा क्लैरिफाई कर दें। अभी इस वक्त हमारे पास कानून मौजूद है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 मौजूद है, सेल्स टैक्स एक्ट मौजूद है, कवानीन हमारे पास बिल्कुल पूरे हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन हमारी कमज़ोर है। व्हाट सजेशन डू यू हैव फॉर द गवर्नमेंट कि वो क्या मेजर्स लें, इफेक्टिव मेजर्स लें, जिनकी वजह से हमारा टैक्स नेट ब्रॉड हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें? सर सबसे पहले देखें, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है आवाम के ऊपर वो कैसे है। आपकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ख़रीदो फरोख्त इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। प्रॉपर्टी का लेन देन, रजिस्ट्रेशन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सिम्स, बिजली के मीटर, गैस के मीटर, बिल, अच्छा बर्थ सर्टिफिकेट्स, आईडी कार्ड, नादरा जो आपकी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी और एक डिपार्टमेंट है। बेसिकली देखें, इन्हीं चैनल्स के थ्रू गवर्नमेंट लोगों को फोर्स कर सकती है टैक्स नेट में आने के लिए। एक सिंपल सा एक फार्मूला है कि आप 2-3 महीने का टाइम दें, जिस तरह आप बाकी न्यूज़ चलाते हैं, न्यूज़ चैनल आपके हैं, PTV है, बाकी न्यूज़ चैनल, एक हेडलाइन चला दें कि तमाम लोगों के पास 3 महीने 60 दिन का वक्त है, अपना NTN बनवा लें। आप फाइलर को भी छोड़ दें, आप NTN की तरफ आ जाएं, उनको कहें जी नेशनल टैक्स नंबर बनवा लें अपना। आपने तरीका भी बता दें, आईरिस प्रोफाइल पे जाएं, वहाँ जो कि बड़ा प्लेन एंड सिंपल तरीका है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। कौन बंदा है जो फेसबुक का यूज़र नहीं है, कौन सा बंदा जो इंस्टाग्राम का यूज़र नहीं है, कौन सा बंदा जिसने आज तक कहीं साइन अप नहीं किया, बहुत कम लोग हैं। उनके लिए भी डेजिग्नेटेड कंसल्टेंट्स बैठे हुए हर इलाके में। NTN हर बंदा बना के, तो 5 से 10 हज़ार, 15 हज़ार, 10 हज़ार, 5 हज़ार में NTN बन जाता है आपका। इतना हर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है। और जो नहीं भी और ये पैसे आपने तब देने अगर आप किसी कंसल्टेंट को एंगेज करें, खुद भी बना सकते हैं। आप अपने रिश्तेदार किसी पढ़े लिखे को बोल दें कि यार मेरा NTN बना दो। आपका NTN बनाने के लिए 60 दिन का टाइम दे दें और अल्टीमेटम ये दे दें कि जी 60 दिन बाद जिसका NTN नहीं होगा उसके नाम की हर प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। उसकी कोई ज़मीन जो जब्त ना भी कर ली जाए, आपको लेने नहीं दी जाएगी, जैम हो जाएगा सिस्टम। आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी, खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, गाड़ी ले नहीं सकते, बेच नहीं सकते। बिजली के मीटर आपके अगले 30 दिनों में कट जाएंगे, गैस के मीटर आपके कट जाएंगे, सिमें आपकी बंद हो जाएंगी। ये अल्टीमेटम आप दें, हर बंदा NTN बनवा ले। और ये वो काम है जिसके लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल से आप साइन अप कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइस पे आप आईरिस की प्रोफाइल खोलें और आप साइन अप करें। क्या क्या चीज़ें, बिल्कुल ठीक है, चीज़ें क्या चाहिए ये भी मैं बता देता हूँ। शनाख्ती कार्ड नंबर, एक आपका मोबाइल नंबर जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो, सिम, एक आपका ईमेल एड्रेस, बस बना लिया NTN। आगे सर उसके बाद टैक्स फाइलर। देखें NTN बन गया, अब आपका काम करता है FBR। अब बर्डन आ जाता है FBR के ऊपर, ठीक है। FBR के पास तमाम लोगों का रिकॉर्ड आ गया कि यार इतने ये बंदे, जिस तरह अभी 48 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं FBR के साथ, या अब मेरा ख्याल है 5 मिलियन हो गए हैं। तो जब ये सारा डाटा ब्रॉड हो जाएगा, FBR के पास बहुत सारे NTN आ जाएंगे, बहुत सारे नए लोग आ जाएंगे, सब फिर FBR के पास 1000 कानूनी तरीके हैं उनसे रिटर्न फाइल करवाने के। FBR के पास पूरा सिस्टम मौजूद है कि कोई बंदा अगर रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसके साथ क्या होगा, फाइल करता है तो उसके साथ क्या होगा, उसको क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, किस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। फिर then it's entirely FBR's ball game। और फिर उसके बाद आप हल्की हल्की अवेयरनेस चलाएं ना न्यूज़ पे, जहाँ इतनी सारी स्पाइसी खबरें देते हैं, सियासत के ऊपर बात करते हैं, हर चीज़ के ऊपर बात करते हैं, हर तरह का टॉपिक न्यूज़ पे डिस्कस हो रहा है। तो ये भी थोड़ी सी अवेयरनेस दे दें कि यार हर बंदा जिसने रजिस्टर कराया अपनी रिटर्न फाइल, बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो आपकी सजेशन होगी गवर्नमेंट के लिए। वो आवाम जो कि नॉन फाइलर, अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसके लिए कुछ सजेशन अगर सबसे पहली बात ये है उन आवाम के लिए, उन लोगों के लिए जो अभी तक टैक्स नेट में नहीं आए, नॉन फाइलर्स जो टैक्स नेट, जिन्होंने NTN ही नहीं बनवाया। चलो जिन्होंने NTN बनवाया उनको भी मैं कंसिडर कर लेता हूँ एज अ फाइलर, क्योंकि यार एटलीस्ट वो NTN तो बनाया हुआ है, उन्होंने
FBR की रीच में तो है ना, FBR उनसे टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक अपना NTN ही नहीं बनवाया, अपना NTN बनवा लें। पाकिस्तान में बंदा अगर NTN होल्डर नहीं है, जिसने NTN अपना नहीं बनवाया हुआ, वो ऐसी कर रहा है, हर जगह रह रहा है, और साथ कंप्लेन भी कर रहे हैं लोग कि यार अच्छा जी NTN बनवाने का फ़ायदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमें सरकारी इलाज नहीं मिलता, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, हमें रोड्स नहीं मिलती, ये नहीं मिलता। यही अगर आप कंपेयर कर लेना एनीवेयर एल्स इन पाकिस्तान एंड इंडिया, आप कहीं भी चले जाएं, ये US चले जाएं, US का लोग बहुत ड्रीम करते हैं जी हमने, कनाडा चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, UK चले जाएं, उन्होंने यही चीज़ की होता है कि यही ड्रीम होती है लोगों की कि ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, दुबई चले जाएं। यहाँ पे आप चल भी नहीं सकते बगैर टैक्स नंबर के। आपका जब तक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर टिन नंबर नहीं होगा, ना आपको सरकारी अस्पताल में घुसने दिया जाएगा, ना आप एजुकेशन हासिल कर सकेंगे, ना आप गाड़ी चला सकेंगे, ना आप इंश्योरेंस करवा सकेंगे, और इंश्योरेंस नहीं करा सकेंगे तो गाड़ी नहीं चला। उन्होंने सिस्टमेटिकली चीज़ों को इस तरह रखा हुआ है कि टैक्स के बगैर, सर टैक्स के बगैर बंदा चल नहीं सकता, गुजारा ही नहीं है। वहाँ पे जो उनका इनलैंड रेवेन्यू है ना, जो अथॉरिटी है उनकी रेवेन्यू जो अथॉरिटी, यू टॉकिंग अबाउट US, वो लोग रेड करते हैं, और स्पेशली उन बंदों को अरेस्ट कर लेते हैं जिन्होंने टैक्स फ्रॉड किया हो, इन अ सेंस के टैक्स चोरी किया हो, टैक्स पे ना किया हो। ये उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जहाँ का हर पाकिस्तानी बैठ के ड्रीम करता है कि जी मैंने वहाँ जाना है, वहाँ जाके सेटल होना है, और फिर वहाँ जाके जब ये लोग सेटल होते हैं फिर ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बनाते हैं, फिर ये हर चीज़ की अवेयरनेस भी लेते हैं, फिर ये कंसल्टेंट्स के पास भी जाते हैं, और फिर ये टैक्स भी देते हैं। हर वो काम जो यहाँ नहीं कर रहे जो वहाँ जाके कर रहे हैं। तो यार ये काम अपने मुल्क में अगर कर लें और सारे लोग इकट्ठे हो जाएं फॉर वंस कि यार हम सब टैक्स देंगे, और इकट्ठे बन के, फाइलर बन के, एक जान बन के, एक फोर्स बन के, आप गवर्नमेंट भी सीधी कर सकते हैं। देखें जब आपके पैसों से एक चीज़ चल रही है, हर बंदे को ये एहसास हो गया है कि यार ये मेरे पैसों से चल रही है, मैंने पैसे देने हैं, लाजमी देने, तो सारे लोग मिल के ये बिल्कुल सेटल कर सकते हैं। देखें पाकिस्तान में लोग धरने देते हैं, एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, बैठे रहते हैं, महीनों बैठे रहते हैं। इमरान खान साहब ने धरना दिया, कितने महीने बैठे रहे, और वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमने बड़ा लंबा धरना दिया। ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। और ये और भी सोचने की बात है कि हुकूमत को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। हुकूमत को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि भाई जितने लोग बैठे हैं, हुकूमत को ये पता है ये टैक्स दहिंदगान नहीं है, ये नॉन फाइलर्स हैं। जब हुकूमत को ये पता है, सर हुकूमत को ये पता है कि टैक्स इनसे हमने इनडायरेक्टली ले लेना है, हमारा तो सोर्स ही इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ तो ना कोई आता है, ना हमने आज तक किसी को बुलाने की कोशिश की है। ये फियर होगा कि मैंने अगर इनकी बातें ना मानी, सर बिल्कुल वैलिड ना, तो ये टैक्स नहीं देंगे, तो हुकूमत तो फिर डरेगी। सर अगर ये मुहिम चल पड़े, अगर सारे बंदे फाइलर हो, ये मुहिम चल पड़े, सारे बंदे देखें जी, कोशिश करें पहले हुकूमत को सीधा करने की, और नहीं होती, और एक मोमेंट चला दें कि जी आज के बाद से टैक्स देना बंद, जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे टैक्स नहीं देंगे। आप देखें ना कैसे हुकूमत लाइन पे आती है। सर यूरोप में और बाकी जितने जो कंट्रीज़ जिनकी हम ड्रीम करते हैं ना, वहाँ पे 10 बंदे भी इकट्ठे हो जाए ना प्रोटेस्ट के लिए कहीं पे कि जी हमने ये मसला है, ये डिमांड्स है हमारी, वो फ़ौरन अगले दिन ही उसी टाइम सेम टाइम एक्शन लेते हैं उस पर, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग हमारे टैक्स पेयर्स हैं। वो कहते हैं टैक्स देना बंद कर देंगे, बढ़ गई और यहाँ पे मजमा बढ़ गया, तो ये लोग वो हैं जिनसे हम टैक्स लेते हैं, और उन्होंने टैक्स देना अगर बंद कर दिया तो हमारी तो शामत आ जाएगी, हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो सर इस चीज़ को राइटफुली टाइमली एड्रेस करते हैं वो लोग। टू कंक्लूड देखें, यही कहूँगा कि हर बंदा NTN बनवाए, गोशवारे फाइल करे, इनकम एक्सपेंस एसेट, कमाया क्या, खर्चा क्या किया, बचा क्या, ये सिंपल स्टेटमेंट देनी है, हर बंदा दे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सब बंदे टैक्स नेट में आए और मिल के सिस्टम ठीक करें। पहले अपने हाथ में अथॉरिटी लें, टैक्स दे के, डायरेक्ट टैक्स दे के, इनकम टैक्स दे के, फिर सिस्टम ठीक करें। और फिर सिस्टम ठीक हो भी सकता है, अवाम चाहे तो कर सकती है, क्योंकि ये हुकूमत भी अवाम ही है, और ये अवाम, ये हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई बंदा यहाँ बाहर से नहीं आया हुआ। जब हम सारे इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होंगे तभी ये सिस्टम ठीक हो सकता है। टैक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही महकमे से डरने की ज़रूरत है, ना ही सरकार से डरने की ज़रूरत है। सरकार, महकमे, ये सब चीज़ें आपकी खिदमत के लिए बनी हुई हैं, तो इसको यूटिलाइज़ करें ना, बजाय इसके कोई इसको वेट करें और भागें और डरें। इस तरह नहीं है, थोड़ा सा ज़रा बाहर होकर सोचें, कलेक्टिवली सोचें, एट लार्ज सोचें, फाइलर बने, गोशवारे फाइल कराएं, और एक हाथ एक दूसरे के साथ मिलाएं, और हुकूमत को ठीक करने पे और सिस्टम सारा ठीक करने पे लग जाएं, और ये इंशाल्लाह Then you'll have the right to say. you'll have the right, और ये सिस्टम ठीक हो जाएगा। फिर व्यूअर्स, आपने अभी सुना हमजा का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, जो कि एक टैक्स प्रैक्टिशनर है। वो
गवर्नमेंट के लिए क्या सजेशन थी उनके पास, फाइलर्स के लिए क्या सजेशन थी उनके पास, नॉन फाइलर्स के लिए क्या सजेशन थी उनके पास। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जब तक तमाम लोग मिलके टैक्स नहीं जमा कराएंगे तब तक हमारे मुल्क के गरीब उनके बिलों में टैक्स लग के आते रहेंगे, उनके पेट्रोल महंगा होता रहेगा और उनके लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन का टूल गवर्नमेंट इस्तेमाल करती रहेगी। और इस ज़्यादती की कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग होंगे जो टैक्स नहीं देते। जब आप टैक्स देंगे तो आपकी प्रोटेस्ट्स में भी जान होगी, आपकी मांगे भी सुनी जाएंगी, मानी भी जाएंगी और आपकी बात में वज़न भी होगा और आपको आई एम श्योर एक्नॉलेज भी किया जाएगा और किया जाता भी है। Thank you, Hamza. Thank you for joining us today. Thank you for your precious time. And I'll see you in the next episode of Case by Case. Thank you.